हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है, क्या उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? डू यू हैव एनी डाउट इन दैट? यस समृद्धि, प्लीज बताइए। ओके, जीमेल पे आपका ये डाउट आया है सेक्शन नंबर 24 के ऊपर। ओके, इज दैट योर डाउट? सेक्शन 24? ओके, आई रिसीव्ड योर ईमेल। सेक्शन 24 बेसिकली क्या करता है? देखो, लास्ट क्लास में आप लोग मेरे से कंपनीज एक्ट के बारे में भी पूछ रहे थे ना, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस कंपनीज एक्ट। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट, सो दैट इज mca.gov.in। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस या जो वेबसाइट है आप ध्यान रखो, MCA विच स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, इसीलिए एंड में आता है .gov.in। क्लियर? इस पे आप क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे, इसको तो कैंसिल कर देना, ये आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखेगा। यहाँ पर जब आप जाओगे होम अबाउट MCA, यहाँ आपको मिलेगा एक्ट एंड रूल्स, तो इसमें आप क्लिक करना ई बुक पे। ठीक है, जब आप ई बुक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्ट्स मिलेंगे, कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, पार्टनरशिप एंड ऑल। तो आप यहाँ पे कंपनीज एक्ट के ऊपर क्लिक करना। तो आप यहाँ पे कंपनीज एक्ट पे जब क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर 1 2 3, ये ऐसे करके पूरा। तो जिस भी चैप्टर का जो सेक्शन आपको देखना है आप देख लो। अब हमें जो सेक्शन चाहिए वो है चैप्टर 3 पार्ट 1 में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आ गया सेक्शन नंबर 24। तो सेक्शन 24 बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, इट गिव्स पावर टू सेबी। देखो, द प्रोविजंस व्हिच आर कंटेन्ड इन दिस चैप्टर 4 एंड इन सेक्शन 127। दिस चैप्टर मतलब इशू ऑफ सिक्योरिटीज, चैप्टर 4 मतलब शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, एंड सेक्शन 127 इज बेसिकली फॉर द डिविडेंड्स। ठीक है, इन सब के लिए फॉर द इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इन सब के लिए बाय अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी विच इज इंटेंडेड टू बी लिस्टेड, सेबी को पावर दिया गया है। ठीक है, देखो एक्ट में जो लिखा रहेगा वही तो पावर होगा। सी फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मैं बोलता हूं, लेट्स से शुभम, आप एक कमिश्नर हो। ठीक है, आप एक कमिश्नर हो, या लेट्स से आप एक इंस्पेक्टर हो, और मैंने कोई क्राइम किया है, और अगर मैंने कोई क्राइम किया है, उस क्राइम पे पावर है कि कोई कमिश्नर ही आके मेरे को पकड़ सकता है, या कोई IPS ऑफिसर आके मुझे अरेस्ट कर सकता है। तो क्या शुभम, क्या आप मुझे अरेस्ट कर पाओगे? आप सब मेरा क्वेश्चन समझे? आई कमिटेड अ क्राइम, और लॉ में क्या लिखा है, इस क्राइम के लिए कमिश्नर या फिर कोई IAS IPS ऑफिसर ही आके मुझे पकड़ सकता है। Now Shubham is not a IPS officer. He is an inspector. He is not a IPS officer. He is a inspector, ये दरोगा है, कुछ भी है, but he is not a IPS officer. Can he come and can he arrest me? Can he arrest me? अच्छा, क्या मैंने क्राइम किया है कि नहीं किया है? मैंने क्राइम किया, पर फिर भी शुभम मेरे को पकड़ सकता है? आंसर इज नो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सर, इस क्राइम के लिए कौन से इन्वेस्टिगेटिंग या किस अथॉरिटी को या किस पर्सन को पावर दिया गया है? पावर दिया गया है कमिश्नर को या फिर कोई IPS ऑफिसर को, और शुभम IPS ऑफिसर नहीं है, इसलिए वो मुझे नहीं पकड़ सकता। ये समझ में आया आपको? ये लॉजिक समझ में आया? सेम तरीके से आप देखो, एक कंपनी है, वो अपने सिक्योरिटीज को इशू कर रही है पब्लिक को। ठीक है, देयर इज वन कंपनी विच इज इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। टेक्निकली अगर देखा जाए
पब्लिक को सिक्योरिटीज अगर आप इशू करोगे तो किसका पास पावर आना चाहिए? सेबी के पास पावर आना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि सेबी को आपने राइट दे के रखा है। पब्लिक इशू के अंदर किसका राइट है? सेबी का राइट है गवर्न करने का। बट कहीं पर लिखा तो होना चाहिए ना। आया आपको समझ में गाइस? आया समझ में? कहीं पर लिखा तो होना चाहिए कि हाँ सेबी आपके पास पावर है। आई एम कमिंग टू योर पॉइंट समृद्धि, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट ऑल्सो। ठीक है, कहीं पर लिखा तो होना चाहिए। मैं आपको सेक्शन 24 का ही पूरा ओवरऑल सिग्निफिकेंस बता रहा हूं कि कहीं पर लिखा तो होना चाहिए कि देखो यार, ये कंपनी जो लिस्ट हो रखी है, ठीक है, उसके ऊपर सेबी का जुरिस्डिक्शन होगा। वरना आप सोचो सिनारियो वही रहेगा ना। सेबी मेरे पास आएगा, बोलेगा ओए तुमने पब्लिक इशू किया, मैं बोलूंगा हाँ किया। बोला तुमने मेरे से परमिशन क्यों नहीं लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, क्यों लूं, मैं तो कंपनी हूं, कंपनीज एक्ट के अंदर पैदा हुआ हूं, कंपनीज एक्ट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है। हु द हेल आर यू? अरे आया समझ में गाइस? आया समझ में? मैं तो ऐसा बोलूंगा। और सेबी कुछ कर पाएगा मेरा? आंसर इज नो। सेबी बोलेगा तुमको मेरे से परमिशन लेना चाहिए था, मैं बोलूंगा कि क्यों परमिशन लेना चाहिए था? सेबी बोलेगा क्योंकि मैं अथॉरिटी हूं। तो ऐसे बोलूंगा मैं तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं, अथॉरिटी है तो है, मतलब ठीक है, किधर लिखा है? कंपनीज एक्ट। मेरा माई बाप कौन है? मेरा माई बाप है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट जब तक मुझे नहीं बोलेगा तब तक मैं आपसे परमिशन नहीं लेगा। वेरी क्लियर? आया आपको समझ में? इसके लिए कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 24 डाला, और सेक्शन 24 में क्या बोला, दैट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, उसको पावर दिया जाता है कि एक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसके इशू और ट्रांसफर, सिक्योर उस कंपनी के इशू और ट्रांसफर दोनों के ऊपर किसका पावर होगा? पावर होगा सेबी का। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले मुझे बताओ ये इतना सा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समृद्धि आई कम टू योर डाउट ऑल्सो, बट पहले मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सेक्शन 24 का बैकग्राउंड पूरा क्लियर करना है। अच्छा, अब आप यहां पर एक वर्ड देखोगे लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप यहां पे देखो और क्या लिखा हुआ है, और दोज कंपनीज विच आर intended to get their securities listed। इसका क्या मतलब हो गया? देखो, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसके ऊपर तो सेबी का जुरिस्डिक्शन होगा ही होगा, लेकिन एक ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है लेकिन उसको स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को लिस्ट करवाना है, उस कंपनी के ऊपर भी किसका जुरिस्डिक्शन आ जाएगा? सेबी का जुरिस्डिक्शन आ जाएगा। आप बताओ ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? अच्छा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी का इंटेंशन है स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाने का? क्या सर जब कंपनी के डायरेक्टर्स बार बार स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे हम तब बोलेंगे? आंसर इज नो। हम पढ़ेंगे सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, ओके, हमारे सिलेबस में है। आई थिंक आपके मॉड्यूल के अंदर अगर आप चेक करोगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आईसीडीआर रेगुलेशन, अगर आप लोगों के पास मॉड्यूल है तो आप उसको देख सकोगे इंडेक्स में, चैप्टर नंबर 4, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर कंपनी को क्या बोला गया है, अगर आप अपने आप को लिस्ट करवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी को फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल प्रोस्पेक्टस नहीं, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। आपको सेबी को एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा और आपको सेबी को बोलना पड़ेगा कि देखो सेबी, मैं अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अपने कंपनी के शेयर्स को मेरे को लिस्ट करवाना है। आप ये मेरा ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस चेक करो और मुझे बताओ कि ये प्रोस्पेक्टस बराबर है या नहीं। सेबी उस प्रोस्पेक्टस को देखेगा,
उसको लगेगा प्रोस्पेक्टस बिल्कुल बराबर है, वो पब्लिक को भी ये प्रोस्पेक्टस बांट देगा। पब्लिक को ये प्रोस्पेक्टस कैसे बांटेगा, वो अपने वेबसाइट में डाल देगा उसको। ठीक है, ये देखो फाइलिंग्स, पब्लिक इशू, ये देख रहा है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, करेक्ट, राइट। तो जिस भी कंपनी ने अपने अपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को सेबी को फाइल कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, वो कंपनी है इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड। ये देखो जैसे ये हेल्थियम मेडिकेप, ये तमिलनाडु मेडिक मर्केंटाइल बैंक, ESDS सॉफ्टवेयर, ये सारे कंपनीज को हम क्या बोलेंगे, दे आर intended to get itself listed. Why? Because they have filed their draft offer document या फिर draft prospectus to SEBI. Guys, clear? Clear? तो SEBI का jurisdiction कौन से कंपनीज के ऊपर आता है, दे आर इशूड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो ये देखो, ये जिस दिन आपने फाइल किया, इन्होंने इस कंपनी ने, जैसे इंडिया वन पेमेंट्स लिमिटेड ने 7 तारीख को फाइल किया, तो हम 7 तारीख को क्या बोलेंगे, द कंपनी इंटेंड टू गेट इटसेल्फ लिस्टेड। जिस दिन इन्होंने अपना ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट सभी को फाइल किया, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट वी वुड से द कंपनी इंटेंड्स टू गेट देयर सिक्योरिटी लिस्टेड। Is this clear? How will it get completely listed? वो हम पढ़ेंगे, वो हम ICDR के अंदर पढ़ेंगे। आप देखो, वो हम ICDR के अंदर पढ़ेंगे। जब हम ICDR रेगुलेशंस को पूरा कवर करेंगे तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा ना। देखो, ये लेट मी जस्ट ओपन योर मॉड्यूल। तो ये चैप्टर नंबर 4 उसी के ऊपर तो है। ये देखो ICDR रेगुलेशन, ये वही तो है पूरा। ये देखो, ये आपको सब दिखेगा, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ आपको इधर मिलेगा। सर शुड वी फियर फ्रॉम CMSL बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ स्टफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एशु, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताओ, अभी तक जो मैंने आपको बताया, क्या आपको उसमें कुछ डर लग रहा है? अभी तक जो मैंने आपको बताया, क्या आपको उसमें डर लग रहा है? तो बस आपको सब्जेक्ट को डरने का जरूरत ही नहीं है। सी देखो, मैं हमेशा आपको एक पॉइंट बताता हूँ, a classic example, you want to go, of course it is new, of course it is new, so you have to be careful, you have to be patient, you have to understand, you have to uh, focus little more than normal, but आपको डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, आप मुझे एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, सी आई एम एट, लेट्स से मैं विले पार्ले में हूं, फ्रॉम विले पार्ले लेट्स से मुझे आप लोगों से मिलने कल्याण आना है। ठीक है, आप मुझे बताओ, क्या मुझे विले पार्ले से कल्याण दिख जाएगा? क्या विले पार्ले से मुझे कल्याण दिख जाएगा? तो अभी जैसे इशू आपने बोला, क्या मैं वैसे बोलूं, शुड आई फियर बिकॉज आई कैन नॉट सी कल्याण फ्रॉम विले पार्ले, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू रीच कल्याण और नॉट, ओ माई गॉड, ऐसा करूं? और अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर पागल हो क्या? ठीक है ना, देर इज अ रोड विच गोज टू कल्याण, करेक्ट, यू हैव अ कार, और उस कार में आप बैठ के आराम से कल्याण पहुंच जाओगे। वैसे कार लग नहीं रहा है, बट भावनाओं को समझो, ये कार में बैठो और धीरे धीरे करके आप कल्याण पहुंच जाओगे। तो सेम थिंग अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। आपको अभी पूरा का पूरा CMSL समझने का जरूरत नहीं है, देर आर मेनी थिंग्स, बट आई एम देर ना, मैं आपका गाड़ी भी हूं और मैं आपका रास्ता भी हूं। आया आपको समझ में? आपको बस खाली वो गाड़ी को चलाना है। तो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, और आप वहां पर चीजों को समझते जाओगे। आप बताओ, ये क्लियर? फिलहाल वापस से आओ, इसके ऊपर आओ। ये समझ में आपको आया कि व्हाट इज कंपनी विच इज इंटेंडेड? तो आपसे अगर कल को कोई पूछे विच कंपनी, ओके, विच कंपनी और सेबी हैज गॉट जुरिस्डिक्शन ऑन विच कंपनी, तो आप क्या आंसर करोगे? आपका आंसर बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में होगा। आप बोलोगे सर, एक तो जो लिस्टेड कंपनी है उसके ऊपर सेबी का जुरिस्डिक्शन होगा,
और दूसरा jurisdiction होगा on the company which is intended to get listed. A company which is intended to get listed. आप बताइए, is this clear? Listed company intended to get listed. Is this clear? अच्छा, आप how do you establish whether a company is intended to get listed? तो इसके लिए हमने देखा that when the company files the draft ऑफर डॉक्यूमेंट, या फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो, फिलहाल थोड़ा इजी लैंग्वेज लिखते हैं, व्हेन द कंपनी फाइल्स ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस टू सेबी, तो हम क्या बोलेंगे, दिस कंपनी इज इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड. सर नाउ विदाउट गेटिंग लिस्टेड दे कैन नॉट सेल द शेयर्स. मुझे बताओ समृद्धि, देर आर टू टाइप्स, ब्रॉडली देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपनीज, बट अगर आप शेयर्स इशू के टाइम से देखो तो आपके पास होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं यू हैव लिस्टेड कंपनी, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी. तो लिस्टेड कंपनी जब तक अपने आप को सेबी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करता तब तक वो अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकता. बट देयर इज नो बार ऑन द अनलिस्टेड कंपनी टू इशू शेयर्स. मेरी खुद की एक कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स अगर मैं आपको इशू करना चाहूं तो मैं कर दूं, बट अनलिस्टेड कंपनी कैसे शेयर्स इशू करेगा, प्राइवेटली. मैं पब्लिक इशू नहीं कर सकता, मैं जाके बड़ा बड़ा पेपर पे इश्तेहार नहीं दे सकता कि मेरे कंपनी के शेयर्स ले लो. आया आपको समझ में? लिस्टेड कंपनी ये काम कर सकता है. आया समझ में? पक्का? अच्छा जी, चलिए. तो एक तो हुआ जिस कंपनी ने अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी को फाइल किया, उसको हम बोलेंगे दिस कंपनी इज इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड. सर आपने ऐसा क्यों बनाया? इधर भी कोई एरो है क्या? हाँ है ना. इधर वो एरो है जहां पर कौन सा कंपनी फॉल किया, सहारा. क्या आप लोगों को सहारा के बारे में पता है? पहले इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर्स हुआ करते थे, सबके टी शर्ट पे सहारा लिखा रहता था. आजकल ओप्पो वीवो ये सब, हाँ एग्जैक्टली सहारा ग्रुप, राइट. देखो सहारा के केस में क्या हुआ, सहारा के केस में क्या हुआ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि सेक्शन 24 को आप और डिटेल में समझ जाओगे. सहारा के केस में यह हुआ कि ये कंपनी लिस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कंपनी ने, और या इस कंपनी को लिस्ट करवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया, राइट. तो उस केस में भी हम क्या बोलेंगे, द कंपनी इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड. तो यहां पर हम बोलेंगे अ कंपनी शुड हैव गॉट लिस्टेड. एक ऐसी कंपनी जिसको लिस्ट हो जाना चाहिए था. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो हरकतें करी उनको लिस्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने आप को लिस्ट नहीं करवाया. तो उस कंपनी को भी हम क्या बोलेंगे, द कंपनी वॉज इंटेंडेड टू गेट लिस्टेड. आपने अपनी हरकतों से ये प्रूव कर दिया कि आप अपने आप को लिस्ट करवाना चाहते थे. वो बात और है, आपने ना तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी को फाइल किया, ना आपने अपने आप को लिस्ट करवाया, फिर भी सेबी का आपके ऊपर जुरिस्डिक्शन आ जाएगा. और ये था सहारा वाला केस. तो सर ऐसी कंपनी पे सेबी रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं? बिल्कुल अप्लाई होते हैं. और सहारा के ओनर को जेल में डालने वाला और इंस्टीट्यूशन ही कौन था, सेबी. ओके, सेबी. और एग्जैक्टली जो मैंने आपको अभी लिस्टेड अनलिस्टेड वाला बताया, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ था, सहारा ने सहारा वाज अनलिस्टेड कंपनी. सहारा की जो एक कंपनी थी वो अनलिस्टेड कंपनी थी. उन्होंने सिक्योरिटीज को इशू किया, ठीक है. अब हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर ही आगे जाकर आप पढ़ोगे, हालांकि देखो आपको कितना सारा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन मैं ही बता रहा हूँ, बट देखो क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. एक है आपके पास सेक्शन नंबर 42, ठीक है. सेक्शन नंबर 42 क्या बोलता है कि एक कंपनी को लिस्ट अगर करना है, मतलब प्राइवेटली अपने शेयर्स को इशू करना है, वो चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, अगर एक कंपनी प्राइवेटली अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को इशू करना चाहे
तो वो एक साल में मैक्सिमम 200 लोगों को इशू करे। अगर 200 लोगों से ज्यादा को आपने सिक्योरिटीज इशू कर दिया तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये बन जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट इंटेंशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। आप ये देखो यहां पर जैसे दिया हुआ है, अ कंपनी में a private placement company में subject to the provisions of this section make private placement of securities। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि या तो आप पब्लिक इशू करते हो या प्राइवेटली शेयर्स को इशू करते हो। और यहां पर बताया हुआ है अ प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली टू द सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन जिसको बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है, और वो 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 50 से ज्यादा हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर बता सकता है। तो एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कितना बता के रखा है, एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने यहां पर इसको 200 बता के रखा हुआ है। सच ऑफर shall not be made to more than 200 persons in aggregate in a financial year। ये दिख रहा है आपको कि 200 से ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अगर करते हो तो फिर वो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान लेंगे, यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर इंटेंशन टू गेट लिस्टेड। तो सहारा ने यही किया था, 200 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटीज इशू कर दिया, और बाद में जब सेबी उसके पास आया और बोला कि यार तुमने तो गलत काम किया, तुमने मेरे से परमिशन क्यों नहीं लिया, तुम्हें ड्राफ्ट ऑफर प्रोस्पेक्टस, ये जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस था ये मेरे को फाइल करना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं फाइल किया। तो सहारा ने बोला लिसन सेबी, आपका कोई औकात ही नहीं है मेरे पास। तो क्यों, बोला मैं तो एक अनलिस्टेड कंपनी हूं, अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर तो आपका जुरिस्डिक्शन होता ही नहीं है। तो सेबी ने बोला तेरी ब्लब 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 ब्लब, तेरे को अभी हम ऐसे लपेटे में लेते हैं। और फिर ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट उठ के आया और बोला कि देखो भाई, तुमने अपने एक्शन से प्रूफ कर दिया है कि आपने पब्लिक इशू, मतलब आपने अपने एक्शन से इंप्लीमेंट कर दिया कि आप अपने आप को लिस्ट करवाना चाहते थे। आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को। मुझे पता है क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है, इसलिए मैं बिल्कुल एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज की तरह आप लोगों को ये समझा रहा हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि ये बुक में आपके पास रहेगा, बट ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये आप सीधा लिंक कर सकते हो किसके साथ, सेक्शन नंबर 24 एंड सेक्शन नंबर 42। ओके चलिए, अब मुझे बताओ समृद्धि, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। ओके तो चलिए फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, वापस से आते हैं हमारे स्लाइड्स के ऊपर, और एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं पिछले लेक्चर का। तो हमारे पिछले लेक्चर के अंदर हमने कैपिटल मार्केट का ओवरव्यू लिया था, और हमने यहाँ पर समझा था कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, इस फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट्स हैं। एक सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट, एक सेगमेंट है जिसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट आपके लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसमें इंटरमीडियरीज होंगे, डेट भी रहेगा और सिक्योरिटीज मार्केट भी होगा। तो कैपिटल मार्केट में एक डेट मार्केट होगा और एक होगा सिक्योरिटीज मार्केट। डेट मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने उधार का पैसा लिया, और सिक्योरिटीज जो बेसिकली शेयर्स से आता है। फिर हमने देखा था कि फर्दर ये जो कैपिटल मार्केट है ये दो कैटेगरीज में स्प्लिट होगा, हालांकि मैंने सिक्योरिटीज के नीचे लिखा, बट यस प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज है, उसके रेगुलेशन है जिसका नाम है SCRA, लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरी, ट्रेडिंग, डीलिस्टिंग, यूरो इशू, IDRs, राइट, और सब इन सब पॉइंट्स को देखा। और हमने शुरू किया था फाइनेंशियल मार्केट के लिए, और हमने समझा था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फिर हमने यहाँ पर समझा था कि मनी मार्केट क्या होता है। फिर हमने यहाँ पर सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। फिर हमने सिक्योरिटीज मार्केट मतलब बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज, उसके सारे फंक्शंस को समझा था, किस एक स्टॉक एक्सचेंज का क्या फंक्शन है। फिर हमने यहाँ पर कैपिटल मार्केट को अच्छे से डिस्कस किया था, उसके नीड, उसके फीचर्स को, एक एक पॉइंट्स को हमने यहाँ पे क्लियरली समझा। देयर आफ्टर हमने यहाँ पर देखा था कि मार्केट रेगुलेशन, चार जो आपके ब्रॉड एक्ट्स है वो हमने कवर किया। और अभी देखो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने सेक्शन 24 को काफी डिटेल में डिस्कस किया। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड इशू, अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर में सेक्शन 24 का क्या सिग्निफिकेंस है।
बिकॉज इट इज सेक्शन 24 जो रूट कर देता है यहाँ पर आपके कंपनी को सेबी के साथ। ठीक है, चलिए फिर आप यहाँ पर अगर देखो तो हमने आगे डिस्कस किया था सेबी के बारे में, और हमने सेबी के प्रियम्बल को पढ़ा था। फिर हमने देखा था सेबी के पास क्वासाई पावर है, क्वासाई जुडिशियल, क्वासाई लेजिस्लेटिव एंड क्वासाई एग्जीक्यूटिव। रेदर सीक्वेंस में जाए तो क्वासाई लेजिस्लेटिव मतलब वो खुद अपने रेगुलेशंस बना सकता है, क्वासाई एग्जीक्यूटिव मतलब वो उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता है, वो उस पर एक्शंस इंपोज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, एंड क्वासाई जुडिशियल मतलब वो खुद ही ऑर्डर्स भी पास कर सकता है। हालांकि ये तीनों पावर्स का सेग्रीगेशन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है, बट स्टिल यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर नहीं, इट इज इन द क्वासाई जुडिशरी, जो क्वासाई पोजीशन आपको दिया हुआ है। इसीलिए सेबी के ऑर्डर से अगर आप खुश नहीं हो तो फिर आप फर्दर उसमें अपील भी कर सकते हो। हमने आईएसको के बारे में भी कवर किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। ये एक तरीके से क्या हो गया, एक इंटरनेशनल बॉडी हो गया जो हर कंट्री के सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर को कनेक्ट करता है और आपस में ये इनके कम्युनिकेशन और ट्रेड डिस्कशन इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। तीन तरह के यहाँ पर मेंबरशिप्स होते हैं, ऑर्डिनरी, एसोसिएट एंड एफिलिएट। ये हमने यहाँ पर कवर किया। फिर हमने देखा था कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ये तीन तरीके का होता है, एक होता है प्योर इंस्ट्रूमेंट, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है डेरिवेटिव्स। हमने प्योर इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया था, और प्योर इंस्ट्रूमेंट्स में हमने देखा था वो इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ एक ही सिक्योरिटी के फीचर को रखता है, या तो वो डेट है, या तो वो इक्विटी है, या तो वो प्रेफरेंस है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, प्योर इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स को समझा था, और इक्विटी शेयर्स में बेसिकली क्या था कि दीज आर ऑर्डिनरी शेयर्स, फ्रैक्शनल ओनरशिप बताते हैं, तो ये मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा। सेम वे हमने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स को भी समझा था। ठीक, फिर हमने यहाँ पर देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इनके अलग अलग मीनिंग। एग्जाम में देखना, हो सकता है इनके ऊपर आपको शॉर्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए। फिर हमने यहाँ पर इक्वी प्रेफ जैसे सिक्योरिटी के बारे में भी देखा था। फिर हमने यहाँ पर डिबेंचर्स के बारे में देखा था, और डिबेंचर्स के भी हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे, राइट। और ब्रॉडली हमने एक देखा था कि तीन कैटेगरीज के हो गए, एफसीडी, पीसीडी एंड एनसीडी। एफसीडी जो फुल्ली कन्वर्टेबल है, पीसीडी जो पार्टली कन्वर्टेबल है, एनसीडी जो नॉन कन्वर्टेबल है। यहाँ पर बेसिकली डिबेंचर क्या होते हैं, रिडीम। देखो एक आपको ऐसा मिलेगा ओ एफ सी डी, ठीक है, इस तरह से करके भी आपको कोई ना कोई टर्म मिल सकता है। सो OFCD का बेसिकली क्या मतलब हो जाता है, OFCD इज ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये भी आपको मिलता है। जो सहारा वाला केस था वो क्यों, किससे रिलेटेड था, OFCD से था। ठीक है, तो अभी अभी जो हमने डिस्कस किया था सहारा वाले केस को, सो दिस इज ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसको हम बोलते हैं OFCD। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे वारंट के बारे में देखा था, और वारंट में हमने देखा था कि आपको क्या मिलता है, राइट, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय द सर्टेन सिक्योरिटीज। हाँ, इसमें आप क्या करते हो, कुछ पोर्शन अप फ्रंट पे करते हो। तो बेसिकली आप 25% ऑफ द अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे एडवांस में पे कर देते हो, और ये जो एडवांस वाला अमाउंट है इसको फ्यूचर में एडजस्ट किया जाता है। मतलब आपको खाली फिर क्या करना है, बैलेंस 75% इज टू बी पेड। ठीक है, बैलेंस 75% इज टू बी पेड। और अगर आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते तो ये जो 25% है, ये 25% कर लिया जाता है फोरफीट। ये 25% फोरफीट किया जाएगा, विच मीन्स दिस इज नॉट रिफंडेड। ये आपका सिनेरियो था। और यहाँ पे जो होल्डर होगा वारंट का, उसके पास क्या होगा, ऑप्शन, मतलब देर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय द शेयर्स। अब आ जाता है मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज। तो मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज को अगर हम समझे तो देखो, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपके पास पूरा लाइन आ गया। अब मैं यहाँ पर आपको डायग्राम समझाता हूँ, या छोड़ो, मैं पहले आपको यहाँ पर डायग्राम में बता देता हूँ। देखो मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिक्योरिटी है जिसको बैकिंग है, किसका बैकिंग है, किसी मॉर्टगेज का है। सर ये क्या बात हुआ सर,
मतलब अजीब सा थोड़ा सा नहीं हो गया? मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी विच आर बैक्ड बाय मॉर्टगेज, मतलब ये तो वैसा हो गया। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मतलब क्या है? बोला मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। सर ये तो एक्टिव पैसिव जैसा हो गया। नहीं, देखो इसका थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन हम लोग करते हैं। सी देयर इज अ सिक्योरिटी, ठीक है, देयर इज अ सिक्योरिटी विच इज बैक्ड बाय मॉर्टगेज। तो आप सबसे पहले समझो कि ये मॉर्टगेज कैसे होता है। यहां पर आपके पास एक है बैंक, ठीक है, आपके पास एक बैंक है। ये बैंक किसी बोरोवर को पैसे उधार देता है, तो ये हो गया बोरोवर। ओके, बैंक एक बोरोवर है, उस बोरोवर को उधार देता है। आप मुझे बताओ, जब बैंक बोरोवर को उधार देगा तो बदले में कुछ गारंटी तो लेगा। वो देखा फिर हेरा फेरी मूवी के अंदर, रिमेंबर वो आके बोलता है ना, भाई कोई गारंटी तो होनी चाहिए ना। मॉर्टगेज कुछ करेगा, एशो लिख रही है यहाँ पे, मॉर्टगेज करेगा कुछ। तो लेट्स से बोरोवर के कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरोवर। बोरोवर के ये जो प्रॉपर्टीज है इसको करवा दिए जाते हैं मॉर्टगेज्ड विद द बैंक। ठीक, अब सपोज करो बैंक ने यहाँ पे 100 करोड़ रुपए का लोन दिया, और ये जो प्रॉपर्टी है इसका वैल्यूएशन है लेट्स से 150 करोड़। थोड़ा सा बफर करके रखना चाहिए ना, कल को ये प्रॉपर्टी का भाव ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पर ये 150 करोड़ का इन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करवा दिया बैंक के पास में। अब बैंक के पास क्या ऑप्शन है, देखो ये जो बोरोवर है, ये जो 100 करोड़ रुपया दिया हुआ है, ये 100 करोड़ के ऊपर ये बोरोवर इंटरेस्ट पे करेगा कितना, लेट्स से 18%, 18% इंटरेस्ट ये बैंक को देगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बैंक बोलता है यार मेरा 100 करोड़ ना ब्लॉक हो गया। कैसे ब्लॉक हो गया, बोला बोरोवर में ब्लॉक हो गया। अब आपने इकोनॉमिक्स में अपने 12th में पढ़ा होगा, बैंक्स को बहुत सारे रेशियोज मेंटेन करने होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है कि नहीं? ये सारे अलग अलग रेशियोज मेंटेन करने होते हैं, है कि नहीं? तो कैश रिजर्व रेशियो मतलब जो भी पैसा बैंक के पास डिपॉजिट किया गया है उसका कुछ परसेंटेज कैश में होना चाहिए। बाय द वे आप अपने ईबीसीएल के अंदर भी इसको दोबारा से पढ़ोगे, जो बैंक में यहाँ पर पैसे दिए गए हैं उसका कुछ पैसा आपको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा, मतलब वो बैंक सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कैश फॉर्म में रखना होगा। और दूसरा बैंक क्या बोलता है, यार ये 100 करोड़ वापस से अगर मुझे मिल जाए ना, और ये 18% इंटरेस्ट भी मिलता रहे तो कितना अच्छा हो। तो यहाँ पे बैंक के दिमाग में एक आइडिया आया। बैंक ने बोला क्यों ना मैं एक एसपीवी क्रिएट करता हूं। क्या क्रिएट करता हूं, एसपीवी। अब देखो इसका नाम होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। अभी व्हीकल से आप ये मत समझना कोई गाड़ी घोड़ा। स्पेशल पर्पस व्हीकल इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ कंपनी ओनली। बट ये कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट किया है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। जैसे ही पर्पस खत्म ये कंपनी खत्म। आप बताओ इज दिस क्लियर गाइस, क्लियर? जब आप कंपनी को क्रिएट करते हो फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसपीवी। तो ये एसपीवी इन्होंने क्रिएट किया। इस एसपीवी का नाम रखा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। समृद्धि पूछती है हाउ, जैसे नॉर्मल कंपनी आप इनकॉर्पोरेट करते हो बिल्कुल उसी तरह से कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है। जैसे ये बैंक इनकॉर्पोरेट हुआ, जैसे ये बोरोवर की कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, वैसे ही ये एसपीवी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। आया समझ में? अब बैंक क्या करेगा, बैंक इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बोलेगा देख भाई मेरे पास मेरे पास ये प्रॉपर्टी है बोरोवर का जो कि मॉर्टगेज किया हुआ है, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना है, 150 करोड़। मैंने बोरोवर को 100 करोड़ रुपया लोन दिया है जिस पर बोरोवर मुझे 18% इंटरेस्ट देता है। तू एक काम कर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आप सिक्योरिटीज को इशू करो, यू इशू सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, ठीक है। एंड हाउ दिस विल वर्क, आप जब ये सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को इशू करोगे, आप इन्वेस्टर्स को बोलना
हम उनको 14% रिटर्न देंगे और ये जो सिक्योरिटीज होगा ये होगा फुल्ली सिक्योर्ड। क्यों सिक्योर्ड? क्योंकि कल को अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो ये प्रॉपर्टी को बेच के पैसा इनका पेमेंट कर दिया जाएगा। आ रहा है आपको समझ में? ये आ रहा है आपको समझ में? पूरा ट्रांजैक्शन आपको समझ में कैसे वर्क करेगा? अब देखो होगा क्या। बोरोवर बैंक को 100 करोड़ पे 18% इंटरेस्ट देगा, मतलब बैंक के पॉकेट में कितना आएगा? 18 करोड़ रुपीस एज इंटरेस्ट। करेक्ट। बैंक, अब देखो जब ये इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करेगा तो इन्वेस्टर्स से 100 करोड़ वापस आ जाएंगे और ये 100 करोड़ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले जाकर वापस से किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। तब आप टेक्निकली बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बैंक के पास से 100 करोड़ रुपए गए बोरोवर को और इन इन्वेस्टर से 100 करोड़ रुपए वापस आ गए। हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, अब बैंक को बोरोवर से इंटरेस्ट मिलेगा 18 करोड़ का, और क्योंकि इन इन्वेस्टर्स ने 100 करोड़ रुपए बैंक को दिए, ये सिक्योरिटीज लिए, तो बैंक को 14 करोड़ का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो बैंक ने 14 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया। अच्छा, इन्वेस्टर सर ये क्यों खरीदेंगे? एक बात बताओ, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, डेट के फॉर्म में है, 14% इंटरेस्ट दे रहा है। मुझे बताओ एफडी से तो अच्छा रिटर्न ही मिल रहा है ना? एफडी कितना देगा? 8%, 9% रिटर्न देगा। एफडी से तो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 14%। कुछ जगह तो म्यूचुअल फंड्स और कुछ कंपनीज भी 14% रिटर्न नहीं देते। तो ये इन्वेस्टर्स बड़े खुश हैं, बोलते हैं यार देखो 14% रिटर्न मिलेगा, अपना सेफ है। और आप देखो बैंक बिना कुछ किए 4 करोड़ कमा रहा है। यस और नो? देखो 100 करोड़ जो बैंक ने दिया था वो वापस से बैंक के जेब में आ गया, और फिर भी देखो बैंक यहाँ पे 4 करोड़ कमा रहा है। मेंटोस जिंदगी, अरे आया, पहले था आम जिंदगी, अब हो गया मेंटोस जिंदगी, कि 100 करोड़ रुपए लगे भी नहीं, मतलब 100 करोड़ जो मैंने दिए थे वो मेरे जेब में वापस भी आ गए और 4 करोड़ मिल गया। क्या होगा? सपोज ये जो लोन था ये 5 साल के लिए था, 5 साल बाद बोरोवर बैंक को 100 करोड़ रिटर्न करेगा, बैंक यही 100 करोड़ एसपीवी को देगा, एसपीवी वही 100 करोड़ इन्वेस्टर्स को देगा, और इन्वेस्टर्स ये जो सिक्योरिटीज है इसको रिटर्न कर देंगे। तो आप देखो कितना सही प्रॉफिट निकल के आया। तो ये जो सिक्योरिटी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इशू किया, इन सिक्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे? मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये एसपीवी क्रिएट करना सर जरूरी है? देखो करना चाहो तो करो, वरना बैंक खुद भी ये काम कर ले। लेकिन बैंक बोलता है यार मेरे को ऑलरेडी बहुत सारा काम है, मेरे बहुत सारे ऑलरेडी ब्रांचेस है, काउंटर है, अभी मैं किधर ये सिक्योरिटीज को इशू करता जाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूं, एक स्पेशलाइज्ड कंपनी को क्रिएट करता हूं, वो यहाँ पर इस बोरोवर के प्रॉपर्टी को देखता जाएगा। आप बताओ ये क्लियर? राइट, सिंपल। अब यहां पर हम मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज के टेक्स्ट को पढ़ते हैं, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी? सो द बोरोवर when borrows money from the bank or the financial institution secured such loan by creating a charge on their assets. The bank further sells or transfer this charge on the assets of the borrower to the ARC, that is the asset reconstruction company, which issues mortgage-backed security to the investors in the market. Interest is received from the borrower and is paid to the mortgage-backed security holder. बैंक और ARC जो है वो बीच में कमा लेता है 4 करोड़ का कमीशन। And the assets should be large in number and the total value should be in the securitized form. तो बेसिकली ये आप थोड़ा सा बाद में समझोगे, फिलहाल आप यहां पर इतना समझो कि ये जो सिक्योरिटीज होते हैं 100 करोड़ का जो प्रॉपर्टी है, इस 100 करोड़ के प्रॉपर्टी के वो टुकड़े करता है पेपर में, और वो टुकड़े कर करके बोलता है एक टुकड़ा कितने का? 1 करोड़ रुपया का। तो मतलब ये इन्वेस्टर अगर मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी खरीदना चाहे, हाँ तो वही सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, दिस इज इन द सिक्योरिटाइज्ड फॉर्म। आपको एक पेपर मिलेगा, उस पेपर को मतलब इस पेपर का वैल्यू कितना होगा? इस पेपर का वैल्यू होगा 1 करोड़ रुपीस, और इस पेपर में ये लिखा हुआ रहेगा
कि ये एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इशू किया गया है। और कैसे सिक्योर्ड है? दिस इज सिक्योर्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोवर। ओके ओके, ये वाला। The underlying asset should be marketable and there should be predetermined schedule of the cash flow to be generated। मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 18% इंटरेस्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। वरना पता चला कि बैंक को इंटरेस्ट मिल नहीं रहा, एआरसी ने सिक्योरिटीज इशू कर दिए, इन्वेस्टर्स उधर चिल्ला रहे, चिल्लम चिल्ली मारकाट, ये सब हो जाएगा। ये है आपका मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट जो हम यहां पर पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं डिराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर आप डिराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो तो डिराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में नाम से क्या लग रहा है? दे आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। ये देखो, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्या करेंगे? अपना वैल्यू डिराइव करेंगे फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। ये आया समझ में गाइस? इज दिस क्लियर? द इंस्ट्रूमेंट्स which derive their value from an underlying asset, वो क्या बन जाएगा? derivatives बन जाएगा। derivatives is also a zero sum game। why zero sum game? because एक पार्टी जितना हारेगा दूसरा पार्टी उतना ही जीतेगा। सर ये तो कुछ बेटिंग जैसा लग रहा है। नहीं, ये बेटिंग जैसा नहीं है। हम अभी धीरे धीरे करके समझेंगे कि डेरिवेटिव्स बेटिंग जैसा नहीं है। इसमें क्या होता है? डेरिवेटिव्स आर बेसिकली व्हाट? दे आर कॉन्ट्रैक्ट्स। आप सबने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है कि नहीं? ऑफरर, ऑफरी, करेक्ट। ये आपके पास क्या है? डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम सेटल करते हैं बाय वे ऑफ कैश। हम कैश बेसिस में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल करते हैं। और जब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम सेटल करते हैं तो वहां पर एक पार्टी को होता है प्रॉफिट, और एक पार्टी को जितना प्रॉफिट दूसरे पार्टी को उतने का ही लॉस। और ये प्रॉफिट लॉस फिर वो दोनों पार्टीज क्या करते हैं? आपस में सेटल कर लेते हैं। एंड दैट इज द रीजन वी से इट इज अ जीरो सम गेम। डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? ओके। अब अगर आप देखो, there is no actual delivery of the underlying asset। सर क्या बात बात पे आप ये अंडरलाइंग एसेट की बात कर रहे हो? थोड़ा और क्लियर बताओ ना। देखो मैं बताता हूं। यहां पर आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखो सिंपल एग्जांपल आप देखो। आज क्या तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 8th सितंबर। टुडे इज 8th सितंबर, ठीक है। अब देखो 8th सितंबर को दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। एक है अमृता, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास दूसरी पार्टी है एशु, ठीक है। अमृता और एशु एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखो, अमृता इज बायर, एशु इज सेलर। ओके, अमृता इज बायर, एशु इज सेलर। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? कि अमृता बाय करेगी, एशु सेल करेगी। लेकिन क्या देयर हैज टू बी सम अंडरलाइंग कमोडिटी ना, जिसका ये बाय सेल चल रहा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर ये डिसाइड करते हैं, लेट्स से ये बाय सेल करेंगे पोटैटो, या लेट्स से अनियन। अनियन, अमृता इज गोइंग टू बाय onion from Eshu and Eshu is going to supply onion. What is the date of contract? The date of contract is 8 September। लेकिन अमृता और एशु जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं 8 तारीख को, वो बोलते हैं हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे ऑन 1st of November। 1st of November। तो सर ये
8 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट में क्यों एंटर कर रहे? अरे भाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हैं कि नहीं? सो बेसिकली दे हैव एंटर्ड इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? They have entered into a future contract. They have entered into a future contract on 8th of September, and this contract is to be executed on, this contract is to be executed on 1st of November. ये बताओ, is this clear? Is this clear? अच्छा, इन्होंने डिसाइड किया, अमृता ने बोला यशु मैं आपसे 1000 kg अनियन को परचेज करूंगी, एंड आई एम गोइंग टू परचेज दिस अनियन एट द रेट 25 रुपीज पर केजी। कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया दोनों का? दोनों का कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं कब? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को अनियन का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, अनियन का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है लेट्स से 40 रुपीज। आप मुझे बताओ कौन फायदे में रहा और कौन नुकसान में रहा? अनियन का प्राइस चल रहा है 40 रुपीज पर केजी, बायर फायदे में रहा है कि नहीं? यहां पर आप क्या बोलोगे? सेलर नुकसान में है? यहां बोलोगे सर बायर इज गेनिंग एंड द सेलर is at loss. Correct? Buyer is gaining and also the seller is at loss. Correct? अच्छा, बायर को कितना गेन हो रहा है? बायर को कितना गेन हो रहा है? सर देखो, अभी वो मार्केट में जाके खरीदता ना, या अमृता अगर मार्केट में जाके खरीदती तो उनको 40 रुपया पे करना पड़ता, लेकिन उनको तो खाली 25 रुपया में मिल रहा है। मतलब कितने का गेन हो गया? 15 रुपया का गेन हो गया, है कि नहीं? 15 रुपीज पर केजी। करेक्ट? तो अमृता का गेन है 15 रुपया इंटू 1000 केजी। सो अमृता इज गेनिंग 15,000 एंड एशु इज लूजिंग 15,000 रुपीज। आप बताओ ये समझ में आया? अच्छा, क्योंकि ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था? ये कॉन्ट्रैक्ट था डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो एशु ना तो 1000 किलो अनियन अमृता को देगी और ना अमृता 1000 किलो अनियन का डिलीवरी कलेक्ट करेगी। एशु और अमृता आपस में क्या करेंगे? ये 15,000 रुपए का सेटलमेंट कर लेंगे। वेयर द लॉस मेकिंग पार्टी, हु इज द लॉस मेकिंग पार्टी इन दिस केस? एशु। एशु इज गोइंग टू पे 15,000 रुपीज टू अमृता। गाइस क्लियर? सिंपल? सिंपल? ओके सर, अगर उस दिन अनियन का मार्केट प्राइस हो गया 20 रुपीज तो क्या होगा? तब भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही रहेगा। अभी किसको फायदा हो जाएगा? नाउ हु इज गोइंग टू गेन? सेलर इज गोइंग टू गेन। करेक्ट? सेलर को फायदा होगा, और सेलर को अगर फायदा हो रहा है तो बायर को नुकसान होगा। सेलर को कितना फायदा हो जाएगा? आप देखो सर, वो अगर अभी मार्केट में बेचता तो उसको 20 रुपया मिलता, लेकिन फिलहाल तो अमृता उससे कितना लेगी? 25 रुपया, है कि नहीं? तो कम से कम 5 रुपया का गेन। सो 5 रुपया का गेन एंड 5,000 रुपीज। तो सेलर का 5,000 रुपया का गेन और बायर का 5,000 रुपया का लॉस। अब मुझे बताओ, क्या कांदा एक्चुअल में डिलीवर होगा? क्या कांदा एक्चुअल में डिलीवर होगा? आंसर इज नो, नो।
अनियन एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होगा, बस 5,000 रुपए का गेन लॉस जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा। तो जैसे पिछले केस में इशू आप 15,000 रुपया पे कर रहे थे अमृता को, इस केस में अमृता आपको 5,000 रुपया पे करेगा। Why? Because this is an derivative contract। और आपका कॉन्ट्रैक्ट अपना वैल्यू किससे डिराइव कर रहा है? आपका कॉन्ट्रैक्ट अपना वैल्यू डिराइव करता है फ्रॉम दिस अंडरलाइंग एसेट विच इज व्हाट? विच इज अनियन। इज दिस क्लियर और नॉट? क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर? अगर क्लियर तो इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। सर बट पहले ही 25 रुपया दिया तो पैसे वापस क्यों देने पड़ेंगे? देखो इशू, जब 8 सितंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, आप दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपने सिर्फ 25 रुपया भाव फिक्स किया है, ठीक है? यू हैव जस्ट फिक्स 25 रुपीज, यू आर नॉट पेड 25 रुपीज, आपने 25 रुपया सिर्फ फिक्स किया है। अमृता आपको बोल रही है कि इशू, मैं 1 नवंबर को आपसे 1000 किलो अनियन परचेज करूंगी 25 रुपया पे। उस दिन मार्केट भाव कुछ भी हो, उस दिन अगर मार्केट भाव 200 रुपया भी चलेगा तो भी मैं 25 रुपया देगी। अगर उस दिन कांदा 1 रुपया किलो बिक रहा होगा तो भी मैं 25 रुपया पे करेगी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? और फिर हम क्या करेंगे? जो डेट पे आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना है उस डेट पे हम कांदे के भाव को चेक कर लेंगे, आपको प्रॉफिट हो रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है। आया समझ में? इज दिस क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जांपल आपको वैसे थोड़ा हेल्प कर जाएगा कहीं ना कहीं नोट्स बनाने में, क्योंकि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं होगा। डन? ओके, थैंक यू शुभम। चलिए तो फिर हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अब अगर आप इसको पढ़ोगे तो देखो आपको ये पूरा क्लैरिटी आएगा। आप यहां पे देखो, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, आप ये देखो, देर आर दीज आर इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव द वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। तो हमारे वाले केस में अंडरलाइंग एसेट क्या था? अनियन। वाई इट्स अ जीरो सम गेम? क्योंकि एक पार्टी को जितने का प्रॉफिट दूसरे पार्टी को उतना नुकसान। और यहाँ पर कोई भी डिलीवरी नहीं होता, सिर्फ कैश का सेटलमेंट होता है जिसमें लॉस मेकिंग पार्टी गेन मेकिंग पार्टी को कॉम्पेंसेट करता है। ये देखो, द लॉस मेकिंग पार्टी कॉम्पेंसेट to the other party which makes profit। Clear? Is this clear? अब डेरिवेटिव्स कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के, फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप। 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसमें फ्यूचर और फॉरवर्ड को अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम है, बस खाली एक ही डिफरेंस है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं प्राइवेटली, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है? ऑप्शन और स्वैप क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में अभी समझाऊंगा, बट फिलहाल ये इतना क्लियर हुआ आपको? चलो तो देखो, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इसको यहाँ पे समझते हैं। व्हाट आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? तो देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर हाईली स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है? और यहाँ पर जो अंडरलाइंग एसेट है वो कुछ भी हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हुआ आपको? और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होगा जिसमें एक तरफ क्या होंगे? बायर होगा, एक तरफ आपके पास यहाँ पे सेलर होगा। ओके? बायर और सेलर दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। ये इनका रह गया कॉन्ट्रैक्ट। बायर और सेलर दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, और उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट इनका किसके लिए होगा? फॉर अ अंडरलाइंग एसेट। देयर विल बी सम अंडरलाइंग एसेट जिसके लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये होगा एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। दिस विल बी एट अ
predetermined price, okay, and on which is to be executed on a future date. किसी फ्यूचर डेट में इसको क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूटेड। ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ए एंड बी दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए विल सेल the shares of ITC to be after 3 months at rupees 400 each on Bombay Stock Exchange। तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका, ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको यहां पर क्या चेक करना होगा कि आफ्टर 3 मंथ्स क्या सिनेरियो रहता है, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स मैं बोलता हूं द प्राइस ऑफ आईटीसी, after 3 months the price of ITC is what it is, let's say एक सिचुएशन में बोलते हैं द प्राइस ऑफ ITC इज 250 रुपीज। तो आप मुझे बताओ किसको फायदा होगा। और सेकंड सिनेरियो अगर प्राइस ऑफ ITC हो गया 500 रुपीज तो किसको फायदा होगा। मैं आपको 2 मिनट देता हूं सोचने के लिए, आप मुझे बताओ। देखो यहां पर आप क्या करोगे, 400 में से 250 को डिडक्ट करोगे, इधर है 150 और इधर है 100 रुपीज। प्राइस 250 का हो गया तो यहाँ पर किसको फायदा हो जाएगा, सेलर को फायदा हो जाएगा क्योंकि उसको अल्टीमेटली 400 रुपया मिलेगा। और अगर प्राइस 500 रुपया हो गया तो यहाँ पर किसको फायदा हो जाएगा, बायर को, क्योंकि देखो भले ही मार्केट प्राइस 500 रुपया हो उसको तो शेयर कितने में मिलने वाला है, 400 रुपया में ना। ए बीइंग द सेलर तो यहाँ पर ए को गेन होगा, ए इज गोइंग टू गेन एंड हियर बी इज गोइंग टू गेन। इजी, डज दिस मेक सेंस। ए विल सेल द शेयर्स, ठीक है, तो ए विल हैव टू सेल द शेयर्स एट 400, ए इज गोइंग टू सेल एट 400 रुपीज। तो आप देखो भले ही अभी अगर उसने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उसको मार्केट में कितना मिलता, खाली 250 रुपया मिलता। अभी कितना मिल रहा है, 400 रुपया। सेम वे जब प्राइस 500 हो गया तो आप देखो बी को फायदा हो गया। क्यों, क्योंकि अगर बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो वो 500 रुपया में मार्केट से शेयर खरीदता, लेकिन फिलहाल उसको 400 रुपया में मिलेगा। तो यहाँ पर सेलर को नुकसान हो गया, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपके पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, यही कॉन्ट्रैक्ट ए और बी अगर एग्जीक्यूट करते हैं कैसे, प्राइवेटली, तो ये बन जाएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, इट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ओके, which is executed privately. This is executed privately, okay। फिर आप देखिए नेक्स्ट आता है आपके पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, डोसा कितने तरीके का होता है, 50 से 60 टाइप का। देखो लेकिन टेक्निकली आप देखो तो पहले जो डोसा था वो दो ही तरीके का मिलता था, या तो प्लेन डोसा या फिर मसाला डोसा, है कि नहीं। ब्रॉडली यही रहता था, प्लेन डोसा या मसाला डोसा। अब हमने क्या कर दिया, मसाला डोसा के अंदर भी वैरायटी क्रिएट कर दिया। उसमें हम चीज डालेंगे, उसमें शेजवान चटनी डाल देंगे, उसमें पता नहीं काजू किशमिश डाल देंगे, राइट, उसमें कॉर्न डाल देंगे, राइट, कोई बोलेगा उसमें बीट रूट डाल देंगे। अभी कोई डाइट कॉन्शियस होगा तो बोलेगा ब्रोकली पिज्जा है, राइट, ये ब्रोकली डोसा है। अब कोई पाव भाजी शौकीन तो वो बोलेगा पाव भाजी है, कोई पनीर डाल देगा, राइट। यशु बोल रहे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे को भी मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिनेरियो क्या था, ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कोई डिफरेंट नहीं है, दिस इज सेम लाइक योर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओनली। बस इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक ऑप्शन जुड़ गया है। सर ऑप्शन जुड़ गया का क्या मतलब है, देखो ऑप्शन से ये मतलब है जब हम बात करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, सी व्हेन वी टॉक अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग इन नेचर, यस और नो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग इन नेचर एंड दिस इज बाइंडिंग इन नेचर फॉर बोथ द पार्टीज, यस और नो। दोनों पार्टीज जो है
दोनों पार्टीज के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बाइंडिंग है। द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन ए एंड बी। यू विल हैव द सेम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। बस डिफरेंस क्या होगा, देखो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बट with one party having option, okay, one party is having the option and the other party has the obligation. One party has the option, the other party has the obligation. ये क्लियर हुआ। हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, both the parties have the obligation, but in case of option contract one party has the right, one party has the obligation. अब देखो यहाँ पर कैसे आता है, let's say ए जो है इसके पास है राइट और बी जो है इसके पास है ऑब्लिगेशन, ठीक है। ए के पास राइट है, बी के पास ऑब्लिगेशन है। अब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा। ए लेट्स से यहाँ पे बायर है और बी यहाँ पर क्या है, सेलर है। बायर बोलता है मेरा मन करेगा तो मैं खरीदूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर मेरा मन करा तो तेरे को 100% बेचना ही पड़ेगा। आया समझ में। यहां पर क्या था, यहां पर क्या था कि ए और बी दोनों के पास ऑप्शन नहीं है, गेन या लॉस जो होगा वो इनको सेटल करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में तो हमने तड़का लगा दिया, और तड़का लगा के क्या बोला, ए बोलता है मेरे पास राइट है, बी बोलता है मेरे पास ऑब्लिगेशन है। ए बोलता है मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा तो तेरे को मानना पड़ेगा, पर मैं नहीं करेगा तो तू मेरे को फोर्स नहीं कर सकता। इस तरीके का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। सो ए हैज गॉट द राइट, बी हैज गॉट द ऑब्लिगेशन। इन दिस केस राइट, एक को सोचने का मौका मिलेगा, दूसरे को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक को, हाँ बोल सकते हो, एक को सोचने का मौका मिलेगा, दूसरे के पास सोचने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है, दूसरे को मानना पड़ेगा बस खाली। तो ए क्या बोलेगा, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, अगर मुझे लॉस होगा तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। करेक्ट। अब मुझे बताओ ऐसे केस में बी को क्या होगा, बी को होगा या तो लॉस या तो उसको होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब वो ब्रेक इवन जैसा हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ या ना। तो सर इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट बी करेगा ही क्यों, जहां पर या तो उसको लॉस होगा या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ए के लिए तो अच्छा है, ए को या तो होगा गेन, ए को होगा या तो गेन या फिर ए को होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ए को होगा नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर उसको होगा गेन। बी को होगा लॉस या फिर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा क्यों, अब ये आपको मैं छोड़ता हूं सस्पेंस में, और यहां से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब मैं आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से समझाऊंगा और इसके बाकी निटिग्रिटीज आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। थोड़ा आपको मैं सस्पेंस वाला एलिमेंट यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इनक्विजिटिवनेस रहे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।